धन्यवाद उपसभापति महोदय। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी पार्टी को कि जिन्होंने मुझे इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य के रूप में नामित किया, और साथ ही साथ मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस बिल के ऊपर अपनी पार्टी की तरफ से पहले स्पीकर के रूप में बोलने का अवसर दिया। माननीय उपसभापति महोदय, द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेब्ट्स लॉज एंड मिसलेनियस प्रोविजंस अमेंडमेंट बिल 2016, ये बिल इस देश में जो बढ़ता हुआ एनपीए जिसकी चिंता सदन में और सदन के बाहर आर्थिक जगत की समीक्षा करने वाले सभी लोग लगातार करते रहे, और जब पूरा देश इस बात से चिंतित है कि हमारा बैंकिंग जगत लगातार स्ट्रेस की तरफ जा रहा है, उससे निजात दिलाने के लिए लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, 1960 और 1980 के दशक में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण के बाद में बैंकों की भौगोलिक दृष्टि से बहुत संख्यात्मक और भौगोलिक दृष्टि से बैंकों की शाखाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ। देश में बैंकिंग कवरेज बढ़ता गया, और एक बार ऐसा लगने लगा था कि प्राइवेट लेंडर्स से जनता को राहत और मुक्ति मिलेगी। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा कदम था, लेकिन लो एफिशिएंसी के कारण से, प्रोडक्टिविटी की कमी के कारण से, बैड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कारण से बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार कम होती गई। उसके कारण से सरकारी क्षेत्र के और पब्लिक सेक्टर के बैंक्स लगातार अनेक समस्याओं में घिरी हुई प्रतीत होने लगी। बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के आधार पर या आरबीआई एक्ट के आधार पर जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होता था, या जो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता था, वो अत्यंत ऊंचा होता गया, और जिसके कारण से बैंकों पर दबाव लगातार बढ़ने लगा। और एक समय में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि 1990 का दशक आते आते भारतीय बैंकें अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष करती हुई प्रतीत होने लगी। 1990 का शेयर घोटाला हम में से अनेक लोगों को याद होगा। उसके बाद में जिस तरह से परिस्थितियों का परिवर्तन हुआ, तत्कालीन सरकार ने एक कमेटी बनाई, जो कमेटी नरसिम्हन कमेटी के नाम से जानी गई। और क्योंकि यह भारत में बैंकिंग सुधार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कमेटी थी, इसलिए इसे बीएसआर कमेटी के नाम से भी बहुधा जाना जाता है। नरसिम्हन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 1993 में रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, जिसको डीआरटी एक्ट के नाम से जाना जाता है, प्रस्तावित किया, और देश की सरकार ने 1993 में संसद में इसे ला करके पारित करवाया। क्योंकि ऐसा संज्ञान में आया था कि इससे पूर्व बैंकों को अपने डेब्ट्स को रिकवर करने के लिए जो आस्तियां उनके पास में रहन रखी हैं, उन परिसंपत्तियों को बेचने के लिए सिविल कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ता था, और सिविल कोर्ट का सहारा लेने के कारण से उसमें बहुत अधिक समय जाया होता था, और वो प्रक्रिया इतनी लंबी थी कि बैंकों को अपने आस्तियों को बेच करके, अपने एसेट्स को बेच करके, सिक्योर्ड एसेट्स को बेच करके अपने ऋण के वापस वसूली में बहुत लंबा समय लगता था। नरसिम्हन कमेटी के आधार पर जो संसद ने बिल पास किया, इस डीआरटी एक्ट के माध्यम से देश में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई, विशेष न्यायालयीय अभिकरणों की स्थापना की गई, उन अधिकरणों के साथ साथ अपीलीय अधिकरण की भी स्थापना हुई, जिसके माध्यम से बैंक बिना सिविल कोर्ट में गए हुए उन अधिकरणों और अपीलीय अधिकरणों के माध्यम से अपने ऋणों की वसूली कर सकते थे, परिसंपत्तियों का बेचान कर सकते थे। किंतु जो सिक इंडस्ट्रीज कंपनी स्पेशल परमिशन एक्ट और बीआईएफआर के नियम थे, जो 1985 में तिवारी कमेटी के बाद में लागू हुए थे,
उनके कारण से जो शेल्टर कंपनियों को मिला हुआ था, जो इंडस्ट्रीज को मिला हुआ था, उस शेल्टर के कारण से जिस तरह की अपेक्षा डीआरटी एक्ट से जिन परिणामों की अपेक्षा की गई थी, वे परिणाम नहीं मिले। देश की बैंकें एक बार फिर अपनी परिसंपत्तियों को बचाने के लिए और ऋणों की वसूली के लिए संघर्ष करती दिखाई देने लगी। देश की सरकार ने इस अवस्था का अध्ययन करने के लिए जिन नरसिम्हन साहब की अध्यक्षता में पहले कमेटी बनी थी और जिसकी अनुशंसा पर डीआरटी एक्ट लाया गया था, उन्हीं नरसिम्हन साहब की अध्यक्षता में एक बार फिर एक नरसिम्हन कमेटी का स्थापना की गई, जिसको इस सारी स्थिति परिस्थिति का अध्ययन करने का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो पाई। 2000 तक आते आते स्थिति और अधिक गंभीर हो गई थी और सन 2000 में देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल श्री अंध्यार्जुना साहब के अगुवाई में एक और कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने इस बात का अध्ययन किया और इस बात को चिन्हित किया कि जिस तरह से स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को या प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को बिना न्यायालयों में गए या बिना स्पेशल अधिकरणों में गए ही अपने पास रहन रखी संपत्तियों को बेचने का अधिकार है, ठीक उसी तरह की व्यवस्था बैंकों को भी होनी चाहिए। ठीक उसी तरह की शक्ति बैंकों को भी दी जानी चाहिए। और उनकी जो अभिशंसा थी, उस कमेटी की जो अभिशंसा थी, उसके आधार पर 2002 में यह सरफेसी एक्ट, जिस एक्ट को सरफेसी एक्ट के नाम से जाना जाता है, वो एक्ट संसद में लाया गया और इस बात की अपेक्षा की गई इस बैंक के इस एक्ट के माध्यम से कि जो 3 नई विधाएं इसमें दी गई हैं, एक सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा एसेट रिकंस्ट्रक्शन और तीसरा इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, इन 3 के माध्यम से देश की बैंकों को अपने पास रहन रखी संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए या उनको बेच करके उनसे अपने ऋणों की वसूली करने में सहूलियत होगी, सुविधा होगी। निश्चित रूप से भारत के बैंकिंग उद्योग के लिए यह एक्ट एक मील के पत्थर के रूप में साबित हुआ और इसके प्रावधान के अनुसार बैंकों को अपने पास रहन रखी संपत्तियों को बेचने और अपने ऋण की वसूली करने के लिए सेल्फ एडजुडिकेशन की शक्ति मिली। किंतु जैसे ही यह एक्ट संसद में पास हुआ 2002 में, देश के विभिन्न न्यायालयों में इस एक्ट को, इस कानून को ड्रैकोनियन लॉ ऐसा कहते हुए और ऐसा मानते हुए कि इस कानून में केवल ऋणदाताओं के ही हितों का संरक्षण किया गया है, जो बोरोवर्स हैं उनके हितों पर कुठाराघात किया गया है। विभिन्न न्यायालयों में इसको चुनौती दी गई। किंतु 2004 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मर्डिया केमिकल्स के केस में अपने स्पष्ट राय देते हुए कुछ मामूली संशोधन करते हुए कि अपील का एक अधिकार बोरोवर को देते हुए ऐसे मामूली संशोधनों के साथ में इस कानून को देश भर में लागू करने की अनुमति प्रदान की। 2004 में अस्तित्व में आने के बाद इस कानून के माध्यम से एनपीए का बोझ कम होने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई, लेकिन ऐसा संज्ञान में आया कि इस कानून के माध्यम से जो छोटे बोरोवर्स हैं उनके ऊपर बैंकों का शिकंजा निश्चित रूप से कठोर हुआ है और बढ़ा है, लेकिन बड़े और कॉर्पोरेट बोरोवर्स अभी भी इसकी गिरफ्त से बाहर दिखाई ऐसा प्रतीत होने लगा। 2004 में जब बैंकों की वित्तीय सेवाएं 2013 में जब इस कानून में पुनः संशोधन हुआ और उस संशोधन के बाद में 2-3 और शक्तियां बैंकों को प्रदान की गई कि बैंक अपनी वित्तीय सेवाओं या अपनी ऋण की वसूली के लिए डेब्ट को इक्विटी में परिवर्तित कर सकते थे और साथ ही साथ बैंकों को इस बात की भी, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस बात की भी सुविधा प्रदान की गई कि वो ये लगातार 2 बार से ज्यादा बार नीलामी में यदि परिसंपत्ति असफल हो जाती है तो बैंक अपने पैसे से रिजर्व प्राइस पर अपने खुद अधिग्रहित उस संपत्ति को कर सकते थे। और साथ ही साथ 2013 के अमेंडमेंट के माध्यम से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इस दायरे में लाया गया कि वो भी अपने पास में रहन रखी संपत्तियों को सरफेसी एक्ट के माध्यम से
बेच करके और अपने ऋणों की वसूली कर सकते हैं। व्यापक कानूनी प्रावधान किए गए, लेकिन फिर भी देश पर एनपीए का बोझ लगातार बढ़ता गया। देश की बैंकों पर बैड डेब्ट का और बैड लोन्स का बोझ लगातार बढ़ता गया। डीआरटी और डीआरएटी के जो अधिकरण थे, उन दोनों में मुकदमों की संख्या और मुकदमों का बोझ भी लगातार बढ़ता गया और यथेष्ट परिणाम नहीं आते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था। सूचीबद्ध बाबी चर्चा की गई कि सूचीबद्ध भारतीय बैंकों का डेब्ट, अभी बहन सुष्मिता जी चर्चा कर रही थी कि जो फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट थी उसके आधार पर सूचीबद्ध भारतीय बैंकों का डेब्ट जो है लगातार बढ़ते हुए, एनपीए लगातार बढ़ते हुए 8 लाख करोड़ तक पहुंच गया और जो बैड डेब्ट था वो पिछले 1-1.5 साल के पीरियड में ही बढ़ करके 2,97,000 ट्रिलियन से बढ़ करके 4.37 ट्रिलियन तक पहुंच गया। उसी रिपोर्ट और अन्य अनेक रिपोर्टों के आधार पर 10,000 से ज्यादा विलफुल डिफॉल्टर्स के पास में ही केवल 76,000 करोड़ रुपए का बैंक का बैड डेब्ट ऐसा दिखाई देने लगा और डीआरटी और डीआरएटी में 70,000 से ज्यादा मुकदमे आज की तारीख में लंबित हैं। संज्ञान में ऐसा भी आया कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने पास बंधक रखी संपत्तियों को बेच करके अपने अपना ऋण के वसूली के लिए जो प्रक्रिया नियत है, उस प्रक्रिया के लिए जब कलेक्टर के पास में या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में पजेशन की अनुमति के लिए और पजेशन में सहयोग के लिए जाते हैं, तो उसमें बहुत लंबा समय, अनेक कारणों से बहुत लंबा समय लगता था। 2010 और 11 की वैश्विक मंदी के बाद में जो विश्व भर में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ और विभिन्न व्यवसायों के सामने जो लिक्विडिटी क्रंच आया, उसके कारण से भी हमारी बैंकों पर दबाव बहुत अधिक बढ़ने लगा। वर्तमान सरकार ने इन स्ट्रेस एसेट्स को रिकवर करने के लिए तथा देश में ईज टू डू बिजनेस का वातावरण बनाने के लिए एक साथ प्रयास आरंभ करने के लिए व्यापक आर्थिक सुधारों का करने और बैंकिंग सुधारों को करने का निर्णय लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के निर्देशन में आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता मानते हुए सरकार ने अपना कार्य प्रारंभ किया और देश में दीर्घकालिक प्रभाव वाले आर्थिक सुधारों के लिए दिशा में काम शुरू किया। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 2016 के अपने बजट भाषण में भी इस बात का उल्लेख करते हुए सदन के सामने ऐसी मंशा व्यक्त की थी कि शीघ्र ही सरकार 2 स्तरीय व्यवस्था इसके लिए करने वाली है। उसमें से पहला स्तर जो था वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 था, जिसको संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है। दूसरे स्तर पर जो प्रयास है, उस प्रयास की दिशा में आज ये जो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेब्ट लॉज एंड मिसलेनियस प्रोविजंस अमेंडमेंट बिल 2016 लाया गया है, जिस पर आज सदन चर्चा कर रहा है। इस एक्ट में जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया कि मुख्यतः 4 कानूनों, एक सरफेसी एक्ट 2002, दूसरा इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, तीसरा डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 और चौथा डीआरटी एक्ट के नाम से जिस एक्ट को जाना जाता, उसमें संशोधन का प्रस्ताव किया गया। सदन के पटल पर प्रस्तुत होने के बाद में जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इस बिल को भेजा गया, पार्लियामेंट्री कमेटी ने सारे स्टेक होल्डर से इसके बारे में चर्चा की, इंडस्ट्री के विभिन्न कंपोनेंट से इसके बारे में चर्चा की, आरबीआई के साथ में इसके बारे में चर्चा की, विभिन्न व्यावसायिक व्यापारिक संगठनों और बैंकों के साथ में इसकी व्यापक चर्चा करने के बाद में कुछ संशोधन बिल में, प्रस्तावित बिल में कुछ संशोधन करते हुए आप रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सबसे पहले संशोधन की यदि मैं उल्लेख करूं कि जैसा मैंने कहा कि बैंक जब अपने पास रहन रखी संपत्तियों को ऋण वसूली के लिए कब्जे में लेने जाती हैं, तब बैंकों को सबसे पहले कलेक्टर या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है और अनुमति लेने के उस क्रम में उनको बहुत लंबा समय लगता था। प्रस्तावित का बिल में उसके लिए 30 दिन का समय अवधि निश्चित की गई है, लेकिन साथ ही साथ डिस्कशन में इस बात का भी संज्ञान आया
कि ये 30 दिन की अवधि कई बार चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स या कलेक्टर्स की अवस्था में, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, कहीं चुनाव चल रहे हो सकता है शायद ऐसी परिस्थितियों की कलेक्टर ऐसी अनुमति न दे पाए और उसके कारण से कहीं कोई न्यायालय की शरण में जाकर इसमें अवरोध उपस्थित नहीं करें, तो इस समय सीमा को 60 दिन के लिए इसके साथ में बढ़ाया गया कि कलेक्टर और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को यदि इस समय अवधि को बढ़ाते हैं तो उनको रिकॉर्ड पर इसको लेना पड़ेगा कि उसके क्या कारण थे और किस कारण से उसको उन्होंने बढ़ाया है। साथ ही साथ डीआरटी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सबसे पहले तो डीआरटी के कार्यक्षेत्रों का निर्धारण किया गया है और साथ ही साथ डीआरटी को ऑनलाइन करने की दिशा में बढ़ते हुए, ताकि त्वरित कार्रवाई से और डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस होने में, डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन में, एप्लीकेशन के सबमिशन में ज्यादा समय नहीं लगे और तुरंत अस्थियों का जो है इन वादों का निस्तारण हो सके, उसके कारण से डीआरटी में एप्लीकेशंस फाइल करने, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रारंभ का प्रस्ताव किया गया है। देश भर की वित्तीय संस्थाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए और देश भर में सारे लोन्स के अगेंस्ट में जो संपत्तियां बैंकों में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रखी गई है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए एक सेंट्रल रजिस्ट्री की कल्पना पहले जो है सरफेसी एक्ट में भी की गई थी, लेकिन क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं थी इसलिए उसके सही परिणाम, अपेक्षित परिणाम नहीं आ पा रहे थे। इस प्रस्तावित बिल में अपरोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से उसको मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन अपरोक्ष रूप में यह कहते हुए कि जब कभी भी किसी भी वित्तीय संस्था को अपने अस्थियों के वसूली के लिए असेट्स को बेचने के लिए जाना होगा या असेट्स का कब्जा लेना होगा, तो उससे पहले सेंट्रल रजिस्ट्री में उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। और साथ ही साथ बैंक्रप्सी कोड में भी जिसका सेंट्रल रजिस्ट्री में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा उसको फर्स्ट राइट ऐसा दिए जाने के कारण से अपरोक्ष रूप से इस सेंट्रल रजिस्ट्री की कल्पना को और अधिक स्ट्रॉन्ग किया गया है। इसके कारण से दूसरा फायदा यह होगा कि देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जब कभी भी किसी भी बोरोवर को लैंडिंग करना होगा तो वो सीधे उसमें सेंट्रल रजिस्ट्री में इस बात को चेक कर सकते हैं कि जिन परिसंपत्तियों के अगेंस्ट में, जिन एसेट्स के अगेंस्ट में बैंक को लोन दिया जाए, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लैंडर को लोन प्रदान कर रही है, वो किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में पहले से रहन तो नहीं रखी गई है। इस तरह से ये जो अनेक जगहों पर एक ही परिसंपत्ति को रखते हुए, एक ही संपत्ति को अनेक बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रहन रखते हुए जो धोखाधड़ी के काम चल रहा था और जिसके कारण से ये जो बैड एसेट्स की बात जो की जा रही थी, वो उस पर भी रोकथाम लगेगी, उस पर भी रोक लगेगी। एसीआर कंपनीज, जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की जो कल्पना की गई थी एआरसी कंपनीज की, उन एआरसी कंपनीज को और अधिक स्ट्रेंथन करने के लिए और उनके काम को और अधिक सुगम बनाने के लिए भी इस बिल में अनेक प्रावधान किए गए। सबसे पहला तो इस बात का ध्यान में आया था कि अनेक प्रांतों में जब एआरसी कंपनी अपनी परिसंपत्ति को, जो बैंक से परिसंपत्ति लेती है, उसको जब बेचने के पूर्व जब अपने नाम पर ट्रांसफर कराना चाहती है तो विभिन्न स्टेट्स में उसके ऊपर अलग अलग स्टैंप ड्यूटी लगती है और उस स्टैंप ड्यूटी की दर में इतना ज्यादा फर्क था और उस स्टैंप ड्यूटी, क्योंकि बड़ी परिसंपत्तियां होने के कारण से उस स्टैंप ड्यूटी का बोझ अपने आप में बहुत बड़ा होता था। इसलिए इस बिल में जो स्टैंप ड्यूटी से मुक्ति एआरसी को यदि अपने ऋण के वसूली के लिए यदि वो कोई परिसंपत्ति को अपने नाम पे हस्तांतरित कराती हैं तो उसके लिए उनको स्टैंप ड्यूटी से मुक्त किया गया है। साथ ही साथ एआरसी कंपनीज के इन्वेस्टर बेस को और अधिक व्यापक बनाने के लिए उसके आरबीआई द्वारा जिन कब इन्वेस्टर्स को फिट और प्रॉपर माना जाएगा उनको जो इसके लिए योग्य ठहराया गया है। एआरसीज को प्रभावी बनाने के साथ साथ, क्योंकि कई जगह इस तरह के भी मामले संज्ञान में आए थे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां बोरोवर्स को जो है के ऊपर अनफेयर कार्रवाई करती हैं और कई जगह अपनी मनमानी कार्रवाई कर रही हैं।
उनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण बनाने के लिए आरबीआई को एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी को रेगुलेट करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ इस प्रस्तावित बिल में उनको आरबीआई के खातों का ऑडिट करने, आरबीआई की जांच कर, एआरसी कंपनी की जांच करने का अधिकार भी आरबीआई को दिया गया है। और यदि कहीं भी आरबीआई के निर्देशों की पालना न हो या उनके आदेशों का ठीक से पालना न हो तो उसके लिए जो पेनल्टीज का प्रावधान था उस पेनल्टी को 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए किया गया है। और प्रतिदिन लगाई जाने वाली पेनल्टीज, डेली पेनल्टीज की सीमा भी बढ़ा करके 1 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित किया गया है। आवश्यक यदि आरबीआई महसूस करे तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में के मैनेजमेंट में परिवर्तन करने का और साथ ही साथ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के डायरेक्टर्स को बदलने का अधिकार भी, चेयरपर्सन को बदलने का अधिकार भी आरबीआई के पास में निहित किया गया है। इन प्रस्तावों के माध्यम से एआरसी कंपनीज बोरोवर्स के अधिकारों का हनन न कर पाए और निरंकुश होकर के मनमानी नहीं करें, इस तरह का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रस्तावित बिल में सिक्योर्ड क्रेडिटर की परिभाषा में भी परिवर्तन किया गया है और सेबी में पंजीकृत डिबेंचर ट्रस्टीज उनको भी सिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में माना गया है। इससे कोई भी सिक्योर्ड ट्रस्टी जो सेबी के पास पंजीकृत है तथा किसी कंपनी के इस डिबेंचर को सिक्योर किया है, वो सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत अपने ऋण की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकता है। साथ ही साथ वर्तमान बिल में सिक्योरिटी इंटरेस्ट की परिभाषा को परिवर्तित करते हुए प्रॉपर्टी के शब्द था, क्योंकि सिक्योरिटी में एसेट्स के रूप में केवल प्रॉपर्टी को परिभाषित किया गया था, इसकी परिभाषा को सुस्पष्ट करते हुए टेंजिबल और इंटेंजिबल सारे एसेट्स को इसमें शामिल किया है। जिन भी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स को ऋण प्राप्ति के लिए, हायर परचेज के लिए यदि प्रतिभूतित किया गया है तो उनको इस परिभाषा के रूप में रखते हुए इनके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई की जा सकेगी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए इस ऐसे प्रकरणों में जहां आईबीसी कोड के तहत यदि किसी वाद का निस्तारण के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इस कोड के माध्यम से, इस कोड के द्वारा जो मॉरेटोरियम पीरियड प्रदान किया गया है उस पीरियड तक सरफेसी एक्ट के द्वारा के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई आरंभ न हो, इसको भी निषिद्ध इस प्रस्ताव के द्वारा किया गया है, ताकि दोनों एक्ट जो है एक साथ मिलकर के, क्योंकि दोनों एक्ट्स का अंतिम उद्देश्य, दोनों कानूनों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, यदि एक साथ मिलकर के और प्रभावी कार्रवाई कर सकें। साथ ही साथ रिकवरी डीआरटी एक्ट 1993 था, उसमें जो अपीलीय अधिकरणों का कार्यक्षेत्र निर्धारित नहीं था उसको भी जो है निर्धारित किया गया है। और साथ ही साथ अनुभवी लोग इन डीआरटी न्यायालयों में, अभिकरणों में रहें तो इनके चेयरपर्सन और इनके सदस्यों की आयु सीमा को भी 62 से बढ़ा के 65 वर्ष और 65 से 67 वर्ष करने की प्रस्तावना इस कानून में की गई है। साथ ही साथ इनके जो क्षेत्राधिकार को भी सुनिश्चित किया गया है। प्रस्तावित संशोधन बिल और आईबीसी कोड 16 इस देश के बैंकिंग के क्षेत्र को और बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार करते हुए न केवल देश में आर्थिक सुधारों का एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, न केवल एनपीए के बोझ से भारत के बैंकों को मुक्ति मिलेगी, अपितु हम अंतरराष्ट्रीय बैंक्स के नियमों के आधार के बाहर समान धरातल पर हमारे बैंक कार्य कर सकेंगे और इसके माध्यम से देश के अर्थव्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन करने का जो संकल्प है और बैंकिंग के सुधार के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने का जो संकल्प इस सरकार का है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो प्रस्तावना और जो कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने देश की सरकार के सामने रखी है, देश की जनता के सामने रखी है, उसको निश्चित रूप से पुष्टि मिलेगी। और इसी क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने अपने 2016-17 के बजट में 25,000 करोड़ रुपए का प्राप्त जो अनुदान भारत की बैंकों को दिया है और साथ ही साथ बैंकों के मैनेजमेंट को अपने कॉमर्शियल डिसीजंस लेने के में और अपने यहां पे मैनेजमेंट को इंडक्ट करने में और अधिक स्वायत्तता प्रदान की है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इस जो आईबीसी कोड 2016 जो संसद ने पारित किया है
और इस ये जो प्रस्तावित बिल है, इसके पास होने से निश्चित रूप से देश के आर्थिक जगत में जिस तरह की परिणामों की अपेक्षा है, वो परिणाम निश्चित रूप से सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।